बढ़िया। हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड। एनसीईआरटी बुक से ही हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर रूलिंग द कंट्री साइड। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या था, हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे कि बैटल्स हुआ था, बैटल ऑफ पलासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। और बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद दीवानी राइट्स मिला था ब्रिटिश को बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का इन 1765 फ्रॉम मुगल रूलर। तो ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है, ये पिक्चर उसी टाइम का है जो कि रॉबर्ट क्लाइव ने ये पिक्चर बनवाए थे एक पेंटर से, जो शो करता है कि दीवानी उनको मिल रहा है। ठीक है ना। तो दीवानी राइट ब्रिटिश को मिला, रॉबर्ट क्लाइव एक्सेप्ट किया दीवानी राइट्स को बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का इन 1765। क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं 4 पॉइंट्स मेनली। द कंपनी बिकम्स दीवान, द कंपनी बिकम्स दीवान, यहाँ हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है। और द कंपनी बिकम्स दीवान। सेकेंड पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं रेवेन्यू फॉर द कंपनी, एग्रीकल्चरल, महलवारी एंड राइटवारी सिस्टम। थर्ड पॉइंट में आ जाता है क्रॉप्स फॉर यूरोप, इंडिगो। एंड फोर्थ वन इज़ द ब्लू रेबेलियन एंड आफ्टर। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली? फर्स्ट है द कंपनी बिकम्स अ दीवान, कंपनी दीवान बना, ये पॉइंट। सेकेंड में आता है रेवेन्यू फॉर द कंपनी, एग्रीकल्चर, महलवारी एंड राइटवारी सिस्टम। कंपनी का जो रेवेन्यू है उसको लेके पढ़ेंगे। 2-3 सिस्टम्स पढ़ेंगे एग्रीकल्चर का, जो कि है महलवारी एंड राइटवारी सिस्टम उसमें से है। थर्ड में पढ़ेंगे क्रॉप्स फॉर यूरोप, यूरोप का क्रॉप्स जो कि इंडिगो है उसका यहाँ पे, उसको लेके क्या मतलब क्या चालू हुआ यहाँ पे, वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। और द ब्लू रेबेलियन एंड आफ्टर। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि द कंपनी बिकम्स द दीवान। On 12 August 1765, the Mughal Emperor appointed the East India Company as the Diwan of Bengal. 12 अगस्त 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी राइट्स मिल गया बंगाल का, बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार का ऑब्वियसली। एंड कंपनी बन गया चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर। सो कंपनी बिकम चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर। चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर मतलब क्या? मतलब कंपनी के पास आ गया एडमिनिस्ट्रेटिंग पावर। एडमिनिस्ट्रेटिंग पावर किसका? लैंड का, टू ऑर्गेनाइज इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेस। मतलब लैंड से जो रेवेन्यू आता है उसको ऑर्गेनाइज करने का उनको पावर मिल गया। पहले क्या था कि हम लोग जानते थे कि कंपनी एक बाहर से आया एलियन पावर है, राइट? कंपनी बीइंग एन एलियन पावर, तो उनको पता था कि अगर मैं बाहर से आया हूँ तो मैं अगर आके यहाँ पे जोर ज़बरदस्ती सब कुछ करने लगूँ तो देयर इज़ अ चांसेस ऑफ रिवॉल्ट हो सकता है। तो इसी के लिए कंपनी क्या किया, जो लोकल ज़मींदार्स थे, लोकल जो राजाज थे, वो लोग को रख के वो लोग से काम करवाने लगे। ठीक है ना। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या था? द कंपनी बिकम्स द दीवान। ऑन 12 अगस्त 1765, ऑन 12 अगस्त 1765 मुगल एम्परर ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स दिया। ठीक है। कंपनी बिकम्स चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर, कंपनी बन गया चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर। चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब क्या था? चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब था कि कंपनी विल ऑर्गेनाइज इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज, लैंड रेवेन्यू रिसोर्सेज जो है वो ऑर्गेनाइज करेगा कंपनी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें क्या कि कंपनी एक एलियन पावर है, तो इसी के लिए कंपनी ने क्या किया? इट नीडेड टू
to pacify those who in the past had ruled the countryside. Local power had to be controlled, but they could not be entirely eliminated. लोकल पावर को कंट्रोल करना चाहिए, बट उनको हटाना, कंप्लीटली एलिमिनेट कर हम लोग नहीं कर सकते हैं. तो ये हम लोग सीखे द कंपनी बिकम्स द दीवान में. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रेवेन्यू फॉर द कंपनी. रेवेन्यू का फॉर द कंपनी में क्या देखे कि कंपनी को क्या चाहिए? वांटेड अ लार्ज रेवेन्यू इनकम. कंपनी को बस पैसा चाहिए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली एक ट्रेडिंग कंपनी है. तो द कंपनी वांटेड अ लार्ज रेवेन्यू इनकम. ठीक है ना? बट बेसिकली वो लोग क्या है? वो लोग ट्रेडर्स हैं. तो ट्रेडर्स कभी भी ये नहीं चाहेंगे, दे वर अनविलिंग टू सेट अप एन रेगुलर असेसमेंट. उनको रेगुलर सिस्टम नहीं चाहिए था. ठीक है ना? उनको बस पैसा चाहिए. तो लार्ज रेवेन्यू इनकम चाहिए, बट दे वर अनविलिंग टू सेट अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन. उनको रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन नहीं चाहिए था. उनको बस पैसा चाहिए था, रेवेन्यूज चाहिए था, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी. सो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? जो उनको दीवानी मिला, उनको रेवेन्यूज मिला, बट दे वर अनविलिंग टू सेट अप एन रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन. इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट हुआ कि बंगाल इकोनॉमी वॉज फेसिंग अ डीप क्राइसिस. बंगाल इकोनॉमी को डीप क्राइसिस फेस करना पड़ा. क्यों फेस करना पड़ा? क्योंकि द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल could finance the purchase of goods for export. ब्रिटिशर्स बेसिकली एक ट्रेडिंग कंपनी है, तो उनको यहाँ पे जितना भी माल खरीदना होता है, वो लोग यही से उठाया हुआ रेवेन्यू का जो कलेक्शन है, उसी से माल खरीद लेते हैं. सो दे वर नॉट थिंकिंग अबाउट बंगाल एट ऑल. दे वर थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स. They have the revenue and they started purchasing goods for export, as they were the trading company basically. इससे क्या हुआ? इससे बंगाल का इकोनॉमी डीप क्राइसिस में आ गया. बंगाल का इकोनॉमी जब क्राइसिस में आया, उसका इम्पैक्ट किसको मिलेगा? क्राइसिस ऑफ बंगाल इकोनॉमी का इम्पैक्ट मिलेगा आर्टिशंस को, इम्पैक्ट मिलेगा पीजेंट्स को, राइट? जो एकदम गरीब हैं उनको मिलेगा. देखिए, आर्टिसनल प्रोडक्शन वाज इन डिक्लाइन, एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन शोड साइंस ऑफ कोलैप्स. सो इम्पैक्ट किसको पड़ा? आर्टिसंस को पड़ा, पीजेंट्स को पड़ा. जो क्या किया? जो लेड किया एक फेमाइन के ऊपर. Then, in 1770, a terrible famine killed 10 million people in Bengal. About 1/3 of the population was wiped out. 10 million people. आज के ज़माने में भी 10 million people बहुत ज़्यादा है. 10 million people was wiped out on the famine of 1770. लोग भूख से मर गए. 1/3 of the Bengal's population. तब ये सब चीज़ें जब चल रहा था, तो ब्रिटिश को लगा कि द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर को हमें इम्प्रूव करना चाहिए. एग्रीकल्चर को अगर इम्प्रूव करना चाहिए, तो उन्होंने कुछ सिस्टम्स लाए. ओके, द नीड टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर. और वो सिस्टम्स एक्चुअली बेसिकली यहाँ के लोगों के लिए नहीं है. वो सिस्टम बेसिकली फेमाइन ऑफ 1770 को रिपीटेशन नहीं हो इसलिए नहीं है. वो सिस्टम है कि ब्रिटिश का रेवेन्यू आता रहे एंड एवरीथिंग वाज डूइंग ऑल राइट. उनका कंटिन्यूस ट्रेडिंग चलता रहे, उनका रेवेन्यूज़ आता रहे और रेवेन्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा आता रहे. तो उन्होंने क्या किया?
दे नीड टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर, और वो लोग ने क्या किया, सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया, दैट वाज नोन एज परमानेंट सेटलमेंट। कंपनी ऑफिशियल्स को फील हुआ कि इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी एनकरेज्ड एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव्ड, और इसी के लिए परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन 1793। परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड हुआ इन 1793। परमानेंट सेटलमेंट क्या था? परमानेंट सेटलमेंट वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड जमींदार्स। जमींदार्स में कौन कौन थे? राजा एंड तालुकदार्स। परमानेंट सेटलमेंट एक एग्रीमेंट था, जो एग्रीमेंट था बिटवीन कंपनी एंड जमींदार्स, द राजास एंड तालुकदार्स वर द जमींदार्स दैट टाइम। सो अकॉर्डिंग टू दिस, इसके हिसाब से क्या था? जमींदार्स वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी। तो जमींदार को बोला गया कि तुम अपना रेवेन्यू कलेक्ट करो और पीजेंट्स से, और कंपनी को दे दो, एंड द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू वॉज फिक्स परमानेंटली। और जो अमाउंट ऑफ रेवेन्यू है वो क्या था? वो फिक्स था। ये देखिए, फिक्स्ड परमानेंटली। अमाउंट ऑफ रेवेन्यू चेंज नहीं होता था, वो इंक्रीज नहीं होगा फ्यूचर में, राइट? और कंपनी ने सोचा कि ये चीज़ क्या करेगा, ये चीज़ इनकरेज करेगा जमींदार्स को टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। लैंड को इम्प्रूव करने में ये चीज़ जमींदार्स को इम्प्रूव करेगा, और जमींदार्स भी यहाँ से प्रॉफिट ले सकते हैं। So this would ensure a regular flow of revenue and at the same time encourage the zamindars to invest in improving the land. ये क्या करेगा? एक रेगुलर फ्लो लाएगा रेवेन्यू का, एंड एट द सेम टाइम जमींदार्स को इनकरेज करेगा टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड, और लैंड को इम्प्रूव करने में, और जमींदार्स वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज्ड प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड, और जमींदार्स इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द लैंड से भी बेनिफिट भी होगा, लैंड भी अच्छा रहेगा, जमींदार्स को भी टेंशन नहीं, पीजेंट्स को भी टेंशन नहीं। सो दैट वाज द मेन मोटिव ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। नाउ अभी परमानेंट सेटलमेंट का मोटिव कुछ भी हो, कुछ प्रॉब्लम्स इसमें था। सो व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन परमानेंट सेटलमेंट? परमानेंट सेटलमेंट का प्रॉब्लम क्या था? सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम था, रेवेन्यू फिक्स्ड वाज सो हाई दैट द जमींदार्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे। न्यूमरस जमींदार्स वर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, परमानेंट सेटलमेंट का रेवेन्यू इतना हाई था कि जमींदार को देने में हालत ख़राब हो जाता था रेवेन्यू, और जो भी रेवेन्यू नहीं दे सकता था वो अपना ज़मींदारी खो देता था, ऑक्शन में ज़मींदारी बेचा जाता है। सेकेंड वन क्या था? सेकेंड वन था एक्सपेंशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन हो रहा था, ज़मींदार का इनकम इंक्रीज हो रहा था, बट नो गेन्स फॉर द कंपनी। बट कंपनी को कोई गेन नहीं है। ज़मींदार को एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन जितना हुआ, ज़मींदार को उतना गेन प्रॉफिट मिला उनको, बट कंपनी को मिला ठेंगा, कुछ नहीं। तो कंपनी को कुछ नहीं मिला, बट ज़मींदार को प्रॉफिट हो रहा है। सो इट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर द परमानेंट सेटलमेंट। और क्या था? थर्ड वन था, ज़मींदार्स को डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। ज़मींदार्स को कोई इंटरेस्ट नहीं था लैंड का इम्प्रूवमेंट में। क्यों रहेगा? मुझे जितना पैसा देना है मैं पीजेंट से उठा रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, बाकी मेरा प्रॉफिट है। सो ज़मींदार्स को डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। फोर्थ वन क्या था? द कल्टिवेटर्स found the system extremely oppressive. The cultivators found the system extremely oppressive. जो लोग कल्टिवेटर्स थे
उनको ये सिस्टम बहुत ही ऑप्रेसिव लगा। क्यों ऑप्रेसिव लगा? क्योंकि उनको हाई रेंट देना पड़ता था, रेंट ही पेड वाज हाई। मनी लेंडर्स पैसा जो लोग लेते थे, प्रॉब्लम्स ड्यू टू मनी लेंडर्स, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट में उन लोग को पैसा उधारी देता था, तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था उनको। और क्या था? राइट्स ऑन लैंड वाज इनसिक्योर, और लैंड के ऊपर जो राइट्स था वो इनसिक्योर था। तो 4 पॉइंट है मेरे पास, द प्रॉब्लम्स इन परमानेंट सेटलमेंट। एक तो क्या हो गया, रेवेन्यू वाज फिक्स्ड सो हाई दैट द जमींदार फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे। जमींदार को ही इतना रेवेन्यू हाई हुआ कि जमींदार को ही पे करने में प्रॉब्लम हुआ। अभी आपको ये लग रहा होगा, मैं पहला पॉइंट में बोल रहा हूँ कि रेवेन्यू हाई है, ज़मींदार पे नहीं कर पा रहा है। सेकंड पॉइंट में मैं बोल रहा हूँ कि ज़मींदार बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, कंपनी का लॉस हो रहा है। ये दोनों बात डिफ़र कर रहा है, राइट? ये दोनों बात डिफ़र इसीलिए कर रहा है क्योंकि हर एक ज़मीन सेम नहीं है। कहीं पे ज़्यादा क्रॉप्स उगता है, कहीं पे बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, कहीं पे नहीं होता है, बट द रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड वाज सेम। इसी के लिए बात दोनों अलग अलग है। ओके, तो जहाँ पे फसलें उतना ज़्यादा होता नहीं है, क्रॉप्स वर नॉट दैट मच गुड, सो दैट वाज नॉट प्रॉफिटेबल, सो वहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं है। तो बट वहाँ पे रेवेन्यू सेम है, सो रेवेन्यू फिक्स्ड वाज सो हाई दैट द जमींदार्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे। तो जमींदार्स उनको रेवेन्यू देने में प्रॉब्लम होता है। और क्या होता है, न्यूमरस जमींदार्स वाज सोल्ड ऑफ एट ऑक्शन, ऑक्शन में उनको बेच दिया जाता है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या था मेरा, एक्सपेंशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में एक्सपेंशन हो रहा है और ज़मींदार का इनकम बढ़ रहा है, बट नो गेन्स फॉर द कंपनी, बट कंपनी को कुछ नहीं मिल रहा है। थर्ड पॉइंट क्या था कि ज़मींदार को तो लैंड इम्प्रूवमेंट में कोई मतलब ही नहीं था, तो दैट वाज अ प्रॉब्लम इन परमानेंट सेटलमेंट। उनको लैंड इम्प्रूव करना ही नहीं है क्योंकि उनको पता है कि उनको कितना देना है रेवेन्यू, सो उनको इम्प्रूव नहीं करना है लैंड। फोर्थ वन क्या था कि द कल्टिवेटर्स फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑपरेसिव। कल्टिवेटर्स को बहुत ही ये ऑपरेसिव एक सिस्टम लगा क्योंकि हाई रेंट देना पड़ता था उन्हें, और मनी लेंडर्स का प्रॉब्लम था, और राइट्स ऑन लैंड वाज इनसिक्योर। लैंड का जो राइट था दैट वाज वेरी मच इनसिक्योर। तो नेक्स्ट सिस्टम में आते हैं। नेक्स्ट सिस्टम है हम लोग का अ न्यू सिस्टम वाज डिवाइज, दैट इज़ महालवाड़ी सिस्टम। ठीक है, तो न्यू सिस्टम में हम लोग आएंगे, बट आने से पहले एक बार हम लोग रिवाइज़ कर लेंगे कि क्या क्या पढ़े हम लोग शुरू से, राइट? रिवाइज़ करते करते चलेंगे ताकि पूरा चैप्टर हम लोग को मेमोराइज हो जाए पढ़ते पढ़ते। तो क्या क्या पढ़े एकदम शुरू से देख लेते हैं। चैप्टर का स्टार्ट किए हम लोग कि इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में क्या था कि द कंपनी बैटल ऑफ पलासी हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ आगे का चैप्टर्स में, और रॉबर्ट क्लाइव को दीवानी ऑफ बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार मिला इन 1765। ठीक है, 1765 12 अगस्त जो दीवानी ऑफ बंगाल मिला। उसके बाद कंपनी ने क्या किया, कंपनी बन गया चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि लैंड को ऑर्गेनाइज करना एंड ऑर्गेनाइज करना इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेस, मतलब रेवेन्यू उठाना उनका काम हो गया। और कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने लोकल ज़मींदार को ही रख दिया उस काम में, क्योंकि उनको लगा कि हम लोग एक एलियन पावर है एंड अगर हम लोग इनको हटा देंगे तो देयर विल बी अ चांस ऑफ रिवॉल्ट। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोकल ज़मींदार को ही रखा और रेवेन्यू कलेक्शंस के लिए। उसके बाद हम लोग देखें रेवेन्यू फॉर द कंपनी। रेवेन्यू फॉर द कंपनी में देखें कि दीवान जहाँ पे उनको लार्ज एक इनकम आना स्टार्ट हो गया, बट वो लोग बेसिकली एक ट्रेडिंग कंपनी है, तो उनको तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, उनको बस अपना पैसा उठाना है और उनको ट्रेडिंग करना है। सो वो लोग क्या किए, रेवेन्यू के पैसे से ही अपना पैसा, अपना सामान खरीदे और उसको बेचना स्टार्ट कर दिए। सो दे वाज एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड दे आर बाइंग गुड्स फ्रॉम द रेवेन्यू मनी। और ये क्या क्या, ये इम्पैक्ट कहाँ आया, ये इम्पैक्ट आ गया आर्टिसंस के ऊपर, पीजेंट्स के ऊपर, और जो क्लियरली 1770 का फेमाइन को क्रिएट किया। 1770 में जो फेमाइन हुआ उसको क्रिएट किया। सो क्राइसिस ऑन बंगाल इकोनॉमी, बंगाल इकोनॉमी में क्राइसिस आया, तो देयर वाज द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का इम्प्रूवमेंट का एक नीड क्रिएट हुआ उस टाइम में, जो लेके आया परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट क्या था, परमानेंट सेटलमेंट था कि कंपनी ऑफिशियल्स को लगा कि हमें अभी परमानेंट सेटलमेंट करना चाहिए, एक सिस्टम लेके आना चाहिए जिसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट, क्योंकि उनको लगा कि लैंड को इम्प्रूव करने का
चांसेस मिलेगा इन्हें। तो परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793, 1793 में आया। परमानेंट सेटलमेंट क्या था? एक एग्रीमेंट था बिटवीन कंपनी एंड जमींदार्स, और जमींदार्स वर आस्क्ड टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी। उनको पीजेंट से रेवेन्यू उठाना था, कंपनी को पेमेंट करना था, एंड द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू वॉज फिक्स परमानेंटली, और अमाउंट ऑफ रेवेन्यू था फिक्स्ड। और ये एक रेगुलर फ्लो था रेवेन्यू का, और एट द सेम टाइम इनकरेज द जमींदार्स टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड, और लैंड को इम्प्रूव करने के लिए वो लोग सोचे कि ज़मींदार्स को इनकरेजमेंट मिलेगा और ज़मींदार्स यहाँ से बेनिफिट भी होगा। और उसके बाद हम लोग क्या देखे? द प्रॉब्लम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। प्रॉब्लम क्या क्या देखे? फर्स्ट प्रॉब्लम था कि रेवेन्यू फिक्स्ड वाज सो हाई दैट द जमींदार्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे। रेवेन्यू इतना हाई था कि ज़मींदार्स को लगा कि ये पे करना थोड़ा मुश्किल है, और बहुत सारा ज़मींदारी सोल्ड आउट हो गया एट ऑक्शन। नेक्स्ट क्या देखे? एक्सपेंशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इनकम बढ़ा ज़मींदार्स का, बट कंपनी को कुछ नहीं मिला। थर्ड पॉइंट क्या था हम लोग का? कि ज़मींदार्स डिड नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। ज़मींदार्स को कोई इंटरेस्ट नहीं था लैंड इम्प्रूव करने में। फोर्थ पॉइंट हम लोग क्या देखे? कि द सिस्टम वॉज वेरी मच ऑपरेसिव। सिस्टम बहुत ही ऑपरेसिव था, क्योंकि हाई रेंट था और मनी लेंडर्स का प्रॉब्लम था। राइट ऑन लैंड वॉज इनसिक्योर। लैंड का जो राइट था दैट वॉज इनसिक्योर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं अ न्यू सिस्टम इज डिवाइज्ड। एक नया सिस्टम डिवाइस किया गया। सो कंपनी को और पैसा चाहिए था, ठीक है ना? कंपनी को बहुत सारा पैसा चाहिए था। उनको जितना पैसा मिले उनको उतना चाहिए, और ज़्यादा चाहिए। सो परमानेंट सेटलमेंट उनके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। तो परमानेंट सेटलमेंट देयर वाज अ प्रॉब्लम। इंडियंस के लिए भी प्रॉब्लम था, और ब्रिटिशर्स के लिए भी प्रॉब्लम था, क्योंकि उनका पैसा बढ़ नहीं रहा था। तो उन्होंने क्या किया? एक नया सेटलमेंट लेके आया। सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था हॉल्ट मैगजीन ने। हॉल्ट मैगजीन ने सबसे पहले ऑल्टरनेट एक सिस्टम का इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम था महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम में महल का मतलब क्या होता है? महल का मतलब होता है विलेज। ओके, महलवारी सिस्टम, महल का मतलब होता है विलेज। अभी हम लोग देखेंगे कि महलवारी सिस्टम में बेसिकली होता क्या है। सो महलवारी सिस्टम में विलेज को माना जाता है कि एक इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन। ओके, सो विलेज वॉज एन इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन। एक इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है विलेज, और द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज was added up to calculate the revenue that each village or mahal had to pay. तो वो लोग क्या किए कि एक रेवेन्यू एस्टिमेट किए ईच प्लॉट का, एक एक प्लॉट का रेवेन्यू को एस्टिमेट किए, और टोटल विलेज का एक रेवेन्यू कैलकुलेट किया। विलेज मेरा एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, तो मैंने क्या किया, मतलब ब्रिटिश ने क्या किया, छोटा छोटा करके अलग अलग रेवेन्यूज़ नहीं लेके वो लोग विलेज का प्लॉट्स को एक साथ में रेवेन्यू कैलकुलेट किया, एक विलेज का, एक महल का, और उनको कितना देना है, वो अमाउंट उनको कितना पे करना है, ये रेवेन्यू के हिसाब से उनको बता दिया गया। सो हाउ द रेवेन्यू वाज एस्टिमेटेड? कैसे एस्टिमेट किया जाता था? कलेक्टर वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज इंस्पेक्टिंग द लैंड। कलेक्टर था, जो लोग क्या करते थे, गांव से गांव जाते थे, लैंड को इंस्पेक्ट करते थे, फील्ड को मेज़र करते थे, और राइट्स, कस्टम्स, ये सब डिफरेंट ग्रुप्स का रिकॉर्ड करते थे, और एक रेंट फिक्स करते थे, एक रेवेन्यू फिक्स करते थे। एंड अमाउंट वाज टू बी रिवाइज पीरियडिकली, नॉट परमानेंटली फिक्स्ड। विलेज हेडमैन कलेक्ट रेवेन्यू एंड पेज द कंपनी, नॉट जमींदार्स। तो यहाँ पे ज़मींदार्स थे ही नहीं। विलेज का जो हेडमैन था, उनको रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था, कंपनी को दिया जाना होता था। तो महलवारी सिस्टम बेसिकली अगर पॉइंट वाइज बोले तो क्या है? पॉइंट वाइज है कि विलेज एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, एंड हर एक विलेज का छोटा छोटा जो प्लॉट होता है, उसका रेवेन्यू को कलेक्ट करके टोटल विलेज का जो रेवेन्यू होता है,
वो पे करना होता है कंपनी को। कैसे पता चलेगा कितना रेवेन्यू होगा? तो कलेक्टर क्या करते थे, गांव-गांव में जाके लैंड को इंस्पेक्ट करते थे, फील्ड को मेजर करते थे, कस्टम्स एंड राइट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स को रिकॉर्ड करते थे। उसके बाद एक अमाउंट को फिक्स करते थे, जो अमाउंट रिवाइज होता था पीरियोडिकली और परमानेंटली फिक्स नहीं था, और वो अमाउंट विलेज हेडमैन को कलेक्ट करके, गांव से सबके पास से कलेक्ट करके कंपनी को देना होता था। दैट वॉज द महलवाड़ी सिस्टम। ओके, नेक्स्ट जो है वो है द मुनरो सिस्टम। अब मुनरो सिस्टम क्या है? मुनरो सिस्टम और रायतवाड़ी सिस्टम, जो साउथ में ब्रिटिश टेरिटरीज था वहाँ पे, ये देखिए, ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ देयर वाज अ सिमिलर मूव। वहाँ पे भी ये परमानेंट सेटलमेंट से अलग एक सिस्टम चालू हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं रायतवाड़ी सिस्टम और मुनरो सिस्टम। ठीक है, ये पहले स्टार्ट हुआ था बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। अलेक्जेंडर रीड ने स्टार्ट किया था, बट इसको डेवलप किया है थॉमस मुनरो। उनके नाम से ही इस सिस्टम को हम लोग मुनरो सिस्टम बोलते हैं। ये आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे, थॉमस मुनरो, गवर्नर ऑफ मद्रास। ये साउथ में चलता था ये मुनरो सिस्टम। सो अलेक्जेंडर रीड ने सबसे पहले ये स्टार्ट किया था स्मॉल स्केल में, बट डेवलप बाय थॉमस मुनरो, और ये पूरा साउथ इंडिया में एक्सपैंड कर गया। द मुनरो सिस्टम और रायतवाड़ी सिस्टम क्या है? तो रायोट्स, रायोट्स कौन है? स्मॉल कल्टिवेटर्स इन साउथ इंडिया। रायोट्स किसको बोलते हैं? रायोट्स हैं स्मॉल कल्टिवेटर्स ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के जो स्मॉल कल्टिवेटर्स हैं उनको बोलते हैं हम लोग रायोट्स। ये देखिए, द कल्टिवेटर्स और रायोट्स, स्मॉल कल्टिवेटर्स और रायोट्स। ओके, वहाँ पे कोई ट्रेडिशनल ज़मींदार्स नहीं थे, तो सेटलमेंट जो था वो डायरेक्टली था रायोट्स के साथ। उनका जो फील्ड था उसको केयरफुली सेपरेटली सर्वेड किया गया एंड द रेवेन्यू असेसमेंट वाज मेड। उनका फील्ड को सर्वे किया गया, फील्ड कैसा है, कितना रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हो सकता है, हर एक फील्ड के लिए अलग अलग करके सर्वे किया गया, और सर्वे करने के बाद रेवेन्यू असेसमेंट वाज मेड, और रेवेन्यू का जो असेसमेंट हुआ वो बनाया गया। द रेवेन्यू वाज कलेक्टेड बाय इंडिविजुअल सेपरेटली, और रेवेन्यू इंडिविजुअल सेपरेटली से कलेक्ट किया गया। Munro thought that the British should act as a paternal father figure, protecting the riots under their charge. और मुनरो को लगा कि ब्रिटिश को एक पैटर्नल फादर फिगर के तरह काम करना चाहिए, द रायट्स अंडर देयर चार्ज। उनको लगा कि नहीं, पता नहीं, बट ब्रिटिश ये दिखाना चाहे कि हाँ उनको लग रहा है, राइट, बिकॉज ऑल द सिस्टम्स वो सो ऑप्रेसिव कि कोई भी चीज़ अच्छा नहीं था उस टाइम में। कोई भी चीज़ इंडियंस के लिए ऑब्वियसली अच्छा नहीं था। अब देखते हैं मुंडो सिस्टम और रायतवाड़ी सिस्टम का प्रॉब्लम क्या था। तो अटेम्प्ट टू इंक्रीज रेवेन्यू हैज़ मेनी प्रॉब्लम्स। यहाँ पे क्या था, ब्रिटिश का अटेम्प्ट था कि रेवेन्यू को इंक्रीज करना है, राइट। तो जब रेवेन्यू को इंक्रीज करना है, देयर वाज अ प्रॉब्लम, ऑल वाज नॉट वेल ऑब्वियसली। रेवेन्यू डिमांड बढ़ा जो कि पीजेंट्स दे नहीं पा रहे थे। रायोट्स क्या किए, गांव छोड़ के भाग गए, विलेजेस बिकम डिजर्टेड। ऑप्टिमिस्टिक जो ऑफिशियल्स थे उनको लगा कि ये सिस्टम पीजेंट्स को रिच एंटरप्राइजिंग फार्मर्स में बदल देगा, बट जो कि हुआ नहीं। उनको लगा कि फार्मर्स हमारा रिच बनने वाले हैं, जो लोग ऑप्टिमिस्टिक थे, बट ये चीज़ हुआ नहीं, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ गया एंड दे वर अनेबल टू पे द रेवेन्यू, अनेबल टू पे द रेंट्स, सो राइट्स फ्लेड द कंट्री साइड, विलेजेस बिकम डिजर्टेड, विलेजेस खाली होने लगा, राइट्स भाग गए, राइट्स फ्लेड द कंट्री साइड।
ये था हम लोग का मुंडू सिस्टम और महालवाड़ी सिस्टम। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है क्रॉप्स ऑफ यूरोप। रूलिंग द कंट्री साइड, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर में एक हो गया रेवेन्यू पार्ट, एक हो गया क्रॉप्स पार्ट। ये हम लोग का क्रॉप्स पार्ट है। अब कंट्री साइड, विलेज में ही तो हम लोग का क्रॉप्स उगते हैं जो यूरोप को चाहिए, राइट। तो यूरोप को क्या चाहिए? यूरोप को दो चीज़ चाहिए था, एक था ओपियम और एक था इंडिगो। ओपियम चाहिए था जो यहाँ पे उगते हैं, और इंडिगो चाहिए था, इंडियन इंडिगो, जो यहाँ पे उगते हैं। बाय मिड 19th century, the British persuaded or forced cultivators in various parts of India to produce other crops. मिड 19th century में ब्रिटिश कल्टिवेटर्स को फोर्स करना स्टार्ट कर दिए, इंडिया के सारे पार्ट्स में उनको कल्टीवेट करने के लिए फोर्स किए डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, जैसे जूट इन बंगाल, टी इन असम, शुगर केन इन यूनाइटेड प्रोविंसेस जो अभी के उत्तर प्रदेश है, राइस इन मद्रास, व्हीट इन पंजाब, कॉटन इन महाराष्ट्र, ये सब जगह में फोर्स करने लगे। अभी नेक्स्ट पॉइंट में आता है, डज कलर हैव ए हिस्ट्री? कलर का क्या कोई हिस्ट्री है? यहाँ पे जैसे दो पिक्चर्स हमें दिख रहे हैं, ये एक पिक्चर्स और ये एक पिक्चर्स, दोनों पिक्चर्स में एक ही चीज़ कॉमन है, जो वाइब्रेंट ब्लू कलर है। वाइब्रेंट ब्लू कलर दोनों चीज़ में कॉमन है। तो ये ब्लू कलर आया कहाँ से, राइट? ये ब्लू कलर आया, हम लोग का प्रोड्यूस किया गया इंडियन इंडिगो से। इंडियन इंडिगो का डिमांड जब ब्रिटिश टाइम था तो बहुत ज़्यादा था, और इंडिया बिगेस्ट सप्लायर था ऑल ओवर वर्ल्ड में। अभी वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो? इंडियन इंडिगो का इतना डिमांड क्यों था? क्योंकि इंडिगो प्लांट्स जो है वो बेसिकली ट्रॉपिक्स में ग्रो करते हैं। ट्रॉपिक्स मतलब मेरा जो अर्थ है, अर्थ के इक्वेटर के ये दोनों तरफ, ये पोर्शन को हम लोग ट्रॉपिक्स बोलते हैं। तो ट्रॉपिक्स में जब ग्रो करता है इंडिगो प्लांट्स, एंड इंडिया इज़ ए ट्रॉपिकल कंट्री, सो इंडिगो बहुत अच्छा ग्रो करता है यहाँ पे। सो इंडिगो जितना यहाँ पे ग्रो करता है, हम लोग ऑल ओवर इंडिया में इसको भेजते थे उस टाइम पे। और एक प्लांट था जो कि नाम था ओड क्रॉप, जो कि यूरोप में प्रोड्यूस होता था, ओके, जो कि अवेलेबल था यूरोप में। बट इंडिगो जैसा कलर उसका नहीं था, कलर थोड़ा फेड था, पेल था, डल था कलर। तो यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर्स जो थे, वो लोग गवर्नमेंट को इंडिगो इंपोर्ट करने के लिए प्रेशर देने स्टार्ट किया कि इंडिगो आप इंपोर्ट करो, नहीं तो हम लोग का क्लॉथ इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। तो जब इंडिगो इंपोर्ट होना स्टार्ट हुआ, सो इंडिया में इंडिगो को ग्रो करने के लिए प्रेशर बनना स्टार्ट हुआ। राइज इन द इंडिगो प्लांटेशन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो बढ़ता स्टार्ट हो गया। इंडियन इंडिगो का डिमांड बढ़ा, इंडस्ट्री ब्रिटेन में बढ़ा, कॉटन प्रोडक्शन बढ़ा, सब कुछ बढ़ना स्टार्ट हो गया। एग्जिस्टिंग जो सप्लाईज था फ्रॉम द वेस्ट इंडीज़ एंड अमेरिका कोलैप्स्ड। इंडिगो का सप्लाई देता था अमेरिका, वेस्ट इंडीज़, ये सब कंट्री में भी, जो कोलैप्स्ड हुआ। क्यों कोलैप्स्ड हुआ? क्योंकि अमेरिका, वेस्ट इंडीज़, ये सब कंट्री इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट कर गए उस टाइम पे।
और इंडिगो प्रोडक्शन हाफ में आ गया। तो ऑब्वियस बात है, करेगा कौन? करेगा इंडिया। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। लास्ट डिकेड ऑफ 18th सेंचुरी इंडिगो कल्टिवेशन इन बंगाल एक्सपैंडेड। इंडिगो कल्टिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया 18th सेंचुरी का लास्ट डिकेड में। In 1788, only about 30% of the indigo imported into Britain was from India. 1788 में 1788 में बस 30% था जो इंपोर्ट होता था। वही जब 1810 हुआ तो 95% में चला गया इंडिगो इंपोर्ट में। Attracted by the prospect of high profits, numerous Scotsmen and Englishmen came to India and became planters. तो जब देखा कि इंडिया में प्लांटेशंस हो रहा है, इंडिया में कल्टीवेशंस हो रहा है, तो बहुत सारे स्कॉट्समैन, इंग्लिशमैन सब इंडिया में आ गए और प्लांटर्स बन गए यहाँ पे। दे बिकेम द प्लांटर्स। सो हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड? इंडिगो कैसे कल्टिवेट होता था? इंडिगो कैसे कल्टीवेट होता था, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कल्टीवेशन का प्रोसेस नहीं, जो सिस्टम था कल्टीवेशन का वो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो देयर वाज टू मेन सिस्टम्स ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन। दो मेन सिस्टम था इंडिगो कल्टीवेशन का। एक था नीज कल्टीवेशन, एक था रायोती कल्टीवेशन। तो नीज कल्टीवेशन एंड रायोती कल्टीवेशन। नीज कल्टीवेशन में क्या था? द प्लांटर प्रोड्यूस्ड इंडिगो इन लैंड्स दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड। जो प्लांटर था वो क्या करता था? लैंड को परचेज करता था या फिर रेंट में लेता था। लैंड उसके कंट्रोल में था और वो क्या करता था? लेबर को एम्प्लॉय करता था नीज कल्टीवेशन में। लैंड उसके कंप्लीटली कंट्रोल में था प्लांटर्स के, और वो लेबर को हायर करता था प्रोडक्शन के लिए। ये था हम लोग का नीज कल्टीवेशन। रायोती क्या था? रायोती कल्टीवेशन में ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड था। यहाँ पे क्या था? एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता था। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन वेयर द प्लांटर्स फोर्स्ड रायट्स टू वर्क अंडर एग्रीमेंट। वो लोग क्या करता था? फोर्स करता था, फोर्स द रायट्स टू साइन एन एग्रीमेंट। लैंड किसका था? पीजेंट का ही था। बट कैपिटल क्या था? जो खर्चा होता था बीज का, इसका उसका, वो प्लांटर्स देते थे। अभी प्रॉब्लम क्या था? नीज कल्टीवेशन का प्रॉब्लम क्या था? सबसे पहले देख लेते हैं द प्रॉब्लम्स विद द नीज कल्टीवेशन। सबसे पहला था लैक ऑफ फर्टाइल लैंड। फर्टाइल लैंड का कमी था नीज कल्टीवेशन में, क्योंकि जो फर्टाइल लैंड होगा वो बेचना नहीं चाहते थे प्लांटर्स को, और ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड था, पॉपुलेशन ऑलरेडी ज़्यादा था। कन्फ्लिक्ट एंड टेंशन इन एक्विजिशन ऑफ लैंड। लैंड एक्विजिशन में ऑलवेज कन्फ्लिक्ट और पॉपुलेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन रहता था। जो लैंड के कमी तो था ही, और साथ में एक्विजिशन ऑफ लैंड का टेंशन था नीज कल्टीवेशन में। और क्या था? मोबिलाइजेशन ऑफ वर्कर वाज नॉट इजी। वर्कर मिलना मुश्किल था, क्योंकि आप वर्कर सब बिजी रहते हैं राइस कल्टीवेशन में, तो बिना वर्कर तो काम नहीं होगा। तो पीजेंट्स मिलना मुश्किल था। थर्ड क्या था? शॉर्टेज ऑफ प्लॉ एंड बुलॉक। सामान ही नहीं था एग्रीकल्चर का। इन्वेस्टमेंट और परचेज था एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। सप्लाईज फ्रॉम ए पीजेंट वाज आल्सो ए प्रॉब्लम सिंस देयर प्लॉज एंड बुलॉक वर बिजी ऑन देयर राइस फील्ड्स। सामान नहीं मिलता था क्योंकि सामान राइस फील्ड्स में काम करता था। दे वर बिजी इन द राइस कल्टीवेशन। और रायोती कल्टीवेशन में तो फिर प्रॉब्लम क्या था? रायोती कल्टीवेशन में मेन प्रॉब्लम था
नीच कल्टीवेशन में प्रॉब्लम्स था प्लांटर्स को लेके, बट रायोटी कल्टीवेशन में प्रॉब्लम था पीजेंट्स का, क्योंकि उनको फोर्स किया जाता था एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में। कैश उनको दिया जाता था ग्रो इंडिगो को ग्रो करने के लिए, but the loan committed the riot to cultivate indigo on at least 25% of the area under his holding. उनको जो लोन दिया जाता था, कैश दिया जाता था उनको, वो देने के बाद उनको बोला जाता था कि आपके होल्डिंग में जो है उसका 25% में आपको इंडिगो लगाना ही होगा। प्लांटर्स क्या करते थे? सीड्स एंड ड्रिल्स एंड कल्टीवेटर्स फार्मिंग एंड हार्वेस्टिंग। जो मेन प्रॉब्लम था रायोटी सिस्टम का, कि रायट्स को फोर्स किया जाता था एग्रीमेंट साइन करने में, और उनको कैश दिया जाता था, पैसा दिया जाता था इंडिगो ग्रो करने के लिए, और उनको जोर जबरदस्ती 25% में करना ही है, ये करना होता है। साइकिल ऑफ लोन्स प्रूव टू बी डिट्रीमेंटल फॉर पीजेंट्स। और ये जो साइकिल ऑफ लोन है, लोन का जो चक्कर है, वो पीजेंट्स के लिए अच्छा नहीं था। लोन्स के चक्कर में पीजेंट्स आ तो जाते थे, बट बाद में रियलाइज़ करते थे कि सिस्टम कितना ख़राब है यार। जितना उनको पैसा मिलता था वो बहुत ही कम था, और साइकिल ऑफ लोन्स नेवर एंडेड, कभी ख़त्म ही नहीं होता था। द थर्ड वन इज़ फाइट फॉर द लैंड। लैंड को लेके फाइट चलता था। क्यों फाइट चलता था? क्योंकि वो लोग बोल ही दिए थे कि 25% में तुम्हें करना है, बट कौन सा 25% में करना है? तो सबसे जो फर्टाइल लैंड होगा वो 25% में करना है। तो अगर फर्टाइल 25% में मैं करूँगा तो मेरा राइस कल्टीवेशन कहाँ पे होगा? तो देयर वाज अ फाइट फॉर द लैंड। उनको बेस्ट सॉइल में करना है इंडिगो प्लांटेशन, और इनको बेस्ट सॉइल बचाना है अपना राइस कल्टीवेशन के लिए। और एक बड़ा प्रॉब्लम था डीप रूट। जो कि इंडिगो रहता है उसका रूट्स बहुत डीप होता है, जो क्या करता है सॉइल को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर देता है, ख़राब कर देता है, एग्जॉस्टेड द सॉइल रैपिडली। एंड आफ्टर द इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी सोन विथ राइस। इंडिगो हार्वेस्ट के ठीक बाद हम लोग राइस नहीं सोन कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था रॉयल्टी सिस्टम का। नेक्स्ट आता है द ब्लू रेवलियन एंड आफ्टर। अब पता चल गया ब्लू रेबेलियन क्या है। कलर को लेके रेबेलियन, किस कलर को लेके? ब्लू कलर को लेके। क्यों ब्लू कलर को लेके? बिकॉज ऑफ द इंडिगो। टेंशन बढ़ता रहा, प्रॉब्लम्स बढ़ता रहा, नीच कल्टीवेशन को लेके प्रॉब्लम बढ़ता रहा, रायती कल्टीवेशन को लेके प्रॉब्लम बढ़ता रहा, दोनों कल्टीवेशन में ही प्रॉब्लम बढ़ता रहा। उसके बाद आ गया जब प्रॉब्लम बढ़ेगा तो देयर वाज अ रेबेलियन। तो रेबेलियन हुआ, द ब्लू रेबेलियन। कब हुआ? मार्च 1859 में हुआ। रायत ने बोल दिया कि हमें नहीं करना है, हम लोग इंडिगो नहीं ग्रो करेंगे। रायोट्स रिफ्यूज टू पे रेंट्स टू द प्लांटर्स, रेंट देने से भी मना कर दिया। अटैक द इंडिगो फैक्ट्रीज, इंडिगो फैक्ट्रीज को अटैक किया। आर्म विथ swords एंड स्पीयर्स, बोज एंड एरोज। sword, स्पीयर्स, बोज, एरोज लेके फैक्ट्री को अटैक कर दिया। Those who worked for the planters were socially boycotted. जो लोग प्लांटर्स के लिए काम करना स्टार्ट कर रहे थे, प्लांटर्स के लिए काम कर रहे थे, उनको सोशली बॉयकॉट कर दिया। सोशली बॉयकॉटेड, दे वर सोशली बॉयकॉटेड। गोमोस्थास हु केम टू कलेक्ट रेंट वर बिटन अप। जो लोग पैसा उठाने के लिए आते थे कंपनी के प्लांटर्स के तरफ से, गोमुस्ता बोलते थे उनको, उनको पीटना स्टार्ट कर दिया।
को मुस्ता को मारना स्टार्ट कर दिया. नॉट टू सो इंडिगो नॉट बी बुलिड बाय प्लांटर्स लाठियाल. उनका मेन मोटो ही था कि इंडिगो तो मुझे नहीं बनाना है और हम लोग लाठियाल से मार भी नहीं खाएंगे. रीज़न क्या था रेबेलियन का? बेसिकली रीज़न फॉर द रेबेलियन ऑप्रेसिव सिस्टम था, ये हम लोग को पता है. द इंडिगो रायट्स फेल्ट दैट दे हैड द सपोर्ट ऑफ द लोकल जमींदार्स एंड विलेज हेडमैन. उनको लगा कि लोकल जमींदार्स को और विलेज हेडमैन का सपोर्ट है. विलेज हेडमैन एंड जमींदार्स अर्ज्ड द रायट टू रेजिस्ट द प्लांटर. विलेज हेडमैन जमींदार्स वो लोग रायत को ही बोले कि आप लोग रेजिस्ट करो प्लांटर्स को. वो लोग अनहैप्पी थे जमींदार्स इंक्रीजिंग पावर ऑफ द प्लांटर्स. प्लांटर्स का जो पावर इंक्रीज कर रहा था, इससे वो लोग अनहैप्पी थे जमींदार्स. दे वर अनहैप्पी. तो जमींदार अनहैप्पी थे, तो इसी के लिए वो लोग सपोर्ट करना स्टार्ट किए. सेकेंड क्या था? द इंडिगो पीजेंट्स ऑल्सो इमेजिन दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट देम. इंडिगो पीजेंट्स को क्या लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो उनको सपोर्ट करेगा. उनको लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड ऑल्सो सपोर्ट देम इन द स्ट्रगल. ये क्यों लगा? क्योंकि आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था, तो उसको लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट वरीड था बहुत ज़्यादा. उनको लगा कि और एक पॉपुलर रेबेलियन आ सकता है, तो वो लोग रेबेलियन को और बढ़ावा नहीं देना चाहते थे. लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये पूरा रीजन को टूर किया था, और ये चीज़ रायट्स को लगा कि दिस इज़ ए साइन ऑफ सिंपैथी. तो उन्हें लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेंगे. और क्या था थर्ड पॉइंट? क्या था थर्ड पॉइंट? था कि रॉन्ग एक इंटरप्रिटेशन हुआ. क्या रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हुआ? कि मैजिस्ट्रेट एशली एडर्स एक नोटिस इशू किए. क्या नोटिस इशू किए मैजिस्ट्रेट एशली एडन ने? मैजिस्ट्रेट एशली एडन ने एक नोटिस इशू किए कि रायट्स वुड नॉट बी कंपेल्ड टू एक्सेप्ट इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स. जो रायट्स है वो लोग कंपेल नहीं होंगे कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने के लिए. कोई उनसे जोर जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं करवा सकता है. ये चीज़ उन्होंने एक नोटिस में बता दी. ही वॉज ट्राइंग टू पैम्पर द रायट्स बेसिकली. तो उन्होंने जब ये इंटरप्रीट किए, बट उनका जो ये काम था, ये रेबेलियन को सपोर्ट किया. बट हिज एक्शन वाज रेड एज सपोर्ट फॉर द रेबेलियन, जो कि रेबेलियन को सपोर्ट किया. क्या हुआ इसके बाद? इंटेलेक्चुअल्स लिखना स्टार्ट किए. इंटेलेक्चुअल्स जब भी रेबेलियन स्टार्ट हुआ, इंटेलेक्चुअल्स जो थे हम लोग का कंट्री में, वो लोग लिखना स्टार्ट किए कि मिजरी ऑफ द रायोट्स, द टायरनी ऑफ द प्लांटर्स एंड द हॉरर्स ऑफ द इंडिगो सिस्टम. आर्मी को बुलाया गया, और क्या हुआ? इंडिगो कमीशन सेटअप किया गया. इंडिगो कमीशन वाज सेटअप. आउटकम क्या हुआ? आउटकम हुआ द कंपनी हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी. कंपनी प्लांटर्स को गिल्टी हेल्ड किया एंड क्रिटिसाइज देम फॉर द कोएसिव मेथड्स दे यूज्ड विथ इंडिगो कल्टिवेटर्स. वो लोग जो मेथड यूज़ किए थे उसको लेके उनको क्रिटिसाइज किया. कमीशन रायोट्स को पूछा कि उनको बोला गया कि एग्जिस्टिंग जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप फुलफ़िल कर लो,
और आप चाहे तो फ्यूचर में आप रिफ्यूज़ कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने के लिए। और इंडिगो का जो प्रोडक्शन है वो ट्रांसफ़र हो गया बिहार में। वो हम लोग का फिर दूसरा स्टोरी स्टार्ट होता है वहाँ से। महात्मा गांधी जब रिटर्न आते हैं तो चंपारण मूवमेंट होता है एगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स, जो कि बिहार में होते हैं, बिहार के चंपारण में। उसके बाद इंडिगो प्लांटेशन कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइस जब स्टार्ट होता है उसका डिस्कवरी में कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? रिवाइज किए थे हम लोग महलवाड़ी सिस्टम तक, राइट? हाँ, अभी हम लोग आते हैं फिर से रिवाइज करते हैं द मुंडो सिस्टम और रायतवाड़ी सिस्टम्स। महलवाड़ी से ही एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अ न्यू सिस्टम वॉज डिवाइस, जो कि महलवाड़ी सिस्टम था हम लोग का। दो सिस्टम हम लोग का चालू हुआ परमानेंट सेटलमेंट के बाद, एक महलवाड़ी सिस्टम, एक मुंडो और रायतवाड़ी सिस्टम। मुंडो और रायतवाड़ी बेसिकली साउथ इंडिया में स्टार्ट हुआ, ठीक है। महलवाड़ी सिस्टम क्या था? महल मतलब होता है विलेज, जो कि एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। विलेज का एक एक प्लॉट का रेवेन्यू कैलकुलेट करके टोटल विलेज का एक रेवेन्यू आएगा, जो क्या करना पड़ेगा, विलेज हेडमैन को कंपनी को देना पड़ेगा। ये था महलवाड़ी सिस्टम। मुंडो और रायतवाड़ी सिस्टम क्या था? मुंडो सिस्टम बेसिकली साउथ में स्टार्ट हुआ था, थॉमस मुंडो ने डेवलप किया था, इसी के लिए उनके नाम पे मुंडो सिस्टम। रायोट्स मतलब स्मॉल कल्टिवेटर्स इन साउथ इंडिया। स्मॉल कल्टिवेटर्स साउथ इंडिया में रायट बोलते हैं। कोई ज़मींदार वहाँ पे था नहीं, तो डायरेक्टली रायत से ही उनको पैसा मिलना था। उसमें क्या होता था कि फील्ड को सर्वे करके उसका एक रेवेन्यू एसेस किया जाता था, जो रेवेन्यू उनको देना पड़ता था। अब प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम था कि रेवेन्यू बहुत ज़्यादा था, तो इसीलिए रायत दे नहीं पाते थे। वो लोग क्या करते थे? वो लोग भाग जाते थे एंड विलेज इज डिजर्टेड। उसके बाद क्या देखे कि कंपनी क्रॉप्स ऑफ यूरोप में इंडिगो का प्रोडक्शन, इंडिगो का डिमांड बढ़ने लगा, तो इंडिया में प्रोडक्शन के लिए प्रेशर आने लगा। बहुत सारे स्कॉट्समैन एंड इंग्लिशमैन आ गए इंडिया में प्रोडक्शन के लिए, जो क्या क्या इंडिगो प्रोडक्शन का डिमांड को बढ़ाने लगा। और इंडिया बेसिकली एक ट्रॉपिकल कंट्री है, जो कि इंडिगो प्रोडक्शन में अच्छा है। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया इंडिगो प्रोडक्शन। कल्टीवेशन के लिए हम लोग देखें, दो टाइप का कल्टीवेशन था इंडिगो का, एक था नीज कल्टीवेशन, एक था रायोट कल्टीवेशन। नीज में क्या होता था? नीज में लैंड जो रहता था वो प्लांटर्स परचेज करते थे या तो रेंट लेते थे, और वो लोग लेबर्स को रेंट देके उसके बाद काम करवाते थे। रायोटी में क्या था? कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते थे रायोट से और उसके बाद काम करवाते थे। तो प्रॉब्लम क्या था नीज कल्टीवेशन में? फर्टाइल लैंड का कमी था, फर्टाइल लैंड कोई देना नहीं चाहता था, तो एक कन्फ्लिक्ट ऑफ टेंशन रहता था एक्विजिशन ऑफ लैंड का। वर्कर मिलता नहीं था, राइस कल्टीवेशन में वर्कर बिजी रहते थे, सामान नहीं मिलता था, प्लॉज एंड ब्लॉक नहीं मिलते थे, सब राइस कल्टीवेशन में बिजी रहते थे, और इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा था। राइटी सिस्टम में क्या प्रॉब्लम था कि जोर ज़बरदस्ती एग्रीमेंट को साइन करवा दिया जाता था, उनको एक कैश दे दिया जाता था, पैसा दिया जाता था, लोन एज ए लोन दिया जाता था, और उनसे काम करवाया जाता था। बट लोन का पैसा इतना कम था कि कल्टीवेट करके उनको वो लोन कभी ख़त्म ही नहीं होता था, और वो लोग साइकिल ऑफ लोन में फंस जाते थे। और फाइट फॉर द लैंड, ज़मीन के लिए भी फाइट होता था, क्योंकि 25% उन्हें इंडिगो कल्टीवेशन करना है उनका टोटल ज़मीन में, और प्लांटर्स बोलते थे जो सबसे फर्टाइल है उसी में करो, और उनको उसमें राइस करवाना था। ये प्रॉब्लम उनको फेस किया। उसके बाद आया ब्लू रेबेलियन। 1859 में बंगाल में ब्लू रेबेलियन स्टार्ट हुआ। इंडिगो फैक्ट्रीज़ को अटैक करना स्टार्ट किए रायोट्स, और वो लोग रिफ्यूज़ टू पे द रेंट्स देना नहीं चाहते थे। जो लोग प्लांटर्स के लिए काम करते थे वो लोग को बॉयकॉट कर दिए, गोमुस्ताज को पीटने लगे जो लोग पैसा उठाने आते थे।
रीज़न क्या था? ऑपरेसिव सिस्टम था, ये हम लोग को पता है, जोर ज़बरदस्ती करके वो लोग साइन करवाते थे, तो ऑपरेसिव सिस्टम था। और उनको लगा कि विलेज हेडमैन जो ज़मींदार उनके फेवर में है, राइट्स के फेवर में है, विलेज हेडमैन एंड ज़मींदार्स भी अनहैप्पी थे बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पावर ऑफ द प्लांटर्स। सेकेंड पॉइंट में देखें कि द इंडिगो पीजेंट्स ऑल्सो इमेजिन दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट देम, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी उन्हें सपोर्ट करेगा, क्योंकि 1857 के बाद ब्रिटिश को भी डर लगा हुआ था और एक रिविलियन का। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पूरा रीजन का टूर किया, इससे उन्हें लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट विल सपोर्ट देम। और थर्ड पॉइंट में क्या था कि मैजिस्ट्रेट एस्ली ने एक नोटिस डाल दिया था कि रायट्स वुड नॉट बी कंपेल्ड टू एक्सेप्ट इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स, जो इन्हें लगा कि रेबेलियन के लिए हमें बोला जा रहा है, दिस इज़ द सपोर्ट फॉर द रेबेलियन। आफ्टर मैथ क्या हुआ? आर्मी को बुलाना पड़ा, इंडिगो कमीशन सेटअप हुआ और इंटेलेक्चुअल्स अपना लिखना स्टार्ट किए, द मिजरी ऑफ द रायट्स, टायरनी ऑफ द प्लांटर्स, द हॉरर्स ऑफ द इंडिगो सिस्टम। आउटकम क्या हुआ? कमीशन ने प्लांटर्स को गिल्टी घोषित किया और क्रिटिसाइज़ किया उनके मेथड्स के लिए, और बंगाल से इंडिगो प्लांटेशन बिहार में ट्रांसफ़र हो गया, जो कि और एक स्टोरी में कन्वर्ट होता है चंपारण, जब गांधी आते हैं तब। और सिंथेटिक डाइज डिस्कवर हुआ तो इंडिगो प्लांटेशन इंडिया से कम्प्लीटली चला गया। और इसी के साथ हम लोग का आज का क्लास ख़त्म होता है, चैप्टर्स ख़त्म होता है, चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4। चैप्टर अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।